भारत की नदियों के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो मन में दो अलग अलग तस्वीरें आती है ना। हाँ बिल्कुल। एक तो है हिमालय की वो युवा गरजती हुई नदी जो पहाड़ों को चीर कर अपना रास्ता बना रही है, और दूसरी शायद दक्षिण भारत की कोई शांत चौड़े पाट वाली नदी जो हजारों सालों से चुपचाप बह रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ दो नदियां नहीं हैं, ये भारत के एक तरह से दो अलग अलग कहानियां हैं। सही बात है। आज हम इन्हीं कहानियों की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब पर टिक लगाना नहीं है। नहीं, मकसद है इन तथ्यों के पीछे छिपे ड्रामा को समझना, भूगोल को समझना। हाँ, और उस कहानी को समझना कि कैसे इन दो अलग अलग पर्सनैलिटी वाली नदियों ने मिलकर भारत को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ सीजीपीएससी, यूपीएससी या एसएससी की तैयारी नहीं है, ये तो भारत के धरातल की आत्मा को समझना है। वाह! क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई नदी पूर्वगामी क्यों है और कोई अनुवर्ती क्यों, तो आप सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे होते, आप लाखों साल के इतिहास को समझ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनके नियमों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खेल का नियम। किसी भी नदी का रास्ता मतलब तय कौन करता है? स्रोत कहता है कि मुख्य खिलाड़ी है उच्चावच, यानी रिलीफ। सरल भाषा में कहें तो जमीन की ऊंचा नीचाई, मतलब पानी तो हमेशा ढलान की तरफ ही बहेगा। ये तो फिजिक्स का सीधा नियम है। हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसी से दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, अपवाह द्रोणी और जल संभर। हाँ, ये दो शब्द बार बार आते हैं, ड्रेनेज बेसिन और वाटरशेड। इनमें मतलब क्या फर्क है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अपवाह द्रोणी मतलब एक नदी का पूरा साम्राज्य। हाँ, एक मुख्य नदी जैसे गंगा और उसकी हजारों छोटी बड़ी सहायक नदियां जो अपना पानी लाकर उसमें मिला देती हैं। ये पूरा इलाका, ये पूरा एरिया गंगा द्रोणी कहलाएगा। अच्छा, तो फिर जल संभर या जल विभाजक क्या हुआ? जल विभाजक समझिए एक किंग मेकर है। ये वो ऊंची जमीन या पहाड़ है जो दो साम्राज्यों के बीच, मतलब दो द्रोणियों के बीच सीमा बनाता है। ओह! इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत में अरावली की पहाड़ियां। ये एक ऐसी दीवार है जो तय करती है कि बारिश की बूंद सिंधु के साम्राज्य में जाएगी या गंगा के साम्राज्य में। मतलब एक ही बादल से गिरी दो बूंदों की किस्मत ये जल विभाजक तय कर देता है। बिल्कुल, एक अरब सागर पहुंचेगी, दूसरी बंगाल की खाड़ी। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। और मैंने स्रोतों में नदियों के बहने के कुछ पैटर्न के बारे में भी पढ़ा, जैसे द्रुमाकृतिक। ये क्या है? ये नदियों का आर्टिस्टिक स्टाइल है, कह सकते हैं। द्रुमाकृतिक सबसे आम है, जैसा इसका नाम है, द्रुम यानी पेड़ की शाखाओं जैसा। हाँ, जब एक नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर पेड़ की शाखाओं जैसा एक जाल बनाती हैं तो उसे द्रुमाकृतिक पैटर्न कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में गंगा यमुना का सिस्टम इसका क्लासिक उदाहरण है। और एक अरीय पैटर्न भी है। हाँ, रेडियल। जब नदियां एक पहाड़ी की चोटी से निकलकर चारों दिशाओं में बहने लगती हैं, जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां। अमरकंटक पठार इसका एक शानदार उदाहरण है, जहां से नर्मदा और सोन जैसी नदियां निकलती हैं। हाँ, अलग अलग दिशाओं में। बिल्कुल सही। तो ये तो हो गए नियम। अब बात करते हैं उन युवा जोशीले खिलाड़ियों की जो इन नियमों को तोड़ते भी हैं। हिमालय की नदियां। स्रोतों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, पूर्वगामी, एंटीसीडेंट। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर मुझे लगता है इसके पीछे कोई जबरदस्त कहानी है। ये भारतीय भूगोल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कहानी है। पूर्वगामी का मतलब है जो पहले से मौजूद हो। हाँ, इसे ऐसे सोचिए, ये नदियां एक तरह की टाइम मशीन है। ये तब से बह रही हैं जब हिमालय का वजूद ही नहीं था। एक मिनट, जब हिमालय था ही नहीं? हाँ, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठने लगा तो इन नदियों ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक तरफ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ ऊपर उठ रहे थे और दूसरी तरफ ये नदियां जिद पर अड़ी थीं कि हम तो यहीं से बहेंगे। तो ये तो एक तरह की जंग हुई। बिल्कुल, ये लाखों साल तक चला। एक जियोमॉर्फिक वॉर था। एक तरफ उठती हुई जमीन, दूसरी तरफ काटती हुई नदी, और इस जंग में नदी जीत गई। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने गहरे महाखड्ड या गॉर्ज बना दिए। हजारों मीटर गहरे गॉर्ज।
आज जब हम सिंधु या सतलज के गॉर्ज देखते हैं तो हम सिर्फ एक घाटी नहीं देख रहे होते, हम उस महासंग्राम के सबूत देख रहे होते हैं। ये नदियां हिमालय की बेटियां नहीं हैं। ये हिमालय से भी पुरानी है। एग्जैक्टली। ये जानकर तो इन नदियों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। चलिए इसी वॉर के सबसे बड़े योद्धा सिंधु तंत्र से शुरू करते हैं। इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास सिंगी खाबाब झरने से होता है और स्रोत में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। हाँ, ना कि झेलम या सतलज जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। सही। और चिनाब खुद दो धाराओं चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो परीक्षाओं में अक्सर घुमाकर पूछा जाता है, पंचनद। हाँ, पंजाब की 5 नदियां। इस पर मुझे एक बात पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ। हम हमेशा पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि की बात करते हैं और मानते हैं कि ये सब पाकिस्तान जाती हैं। आम धारणा तो यही है। लेकिन सोर्स में लिखा है कि एक नदी व्यास अपना पूरा सफर भारत में ही खत्म कर लेती है। ये बात तो कई लोगों को नहीं पता होगी और यही वो पॉइंट है जहां से सवाल बनता है। व्यास नदी कुल्लू के पहाड़ियों से निकलती है और पंजाब में हरिके के पास सतलज में मिल जाती है। वो पाकिस्तान नहीं जाती। और सतलज तो खुद एक और पूर्वगामी नदी है। सही पकड़ा। वो तिब्बत के राक्षस ताल से निकलकर शिपकीला दर्रे से भारत में घुसती है और हिमालय को काटकर अपना रास्ता बनाती है। अब आते हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे पवित्र नदी तंत्र पर, गंगा। हम सब सुनते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन तकनीकी रूप से गंगा नाम तो बहुत बाद में मिलता है। बिल्कुल। गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा निकलती है उसे भागीरथी कहते हैं। और जब ये भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तब इन दोनों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। तो असल में गंगा का जन्म देवप्रयाग में होता है और हरिद्वार वो जगह है जहां गंगा पहाड़ों को छोड़कर पहली बार मैदानों में कदम रखती है। गंगा की सहायक नदियां खुद में एक पूरी दुनिया है। जैसे यमुना जो प्रयागराज में मिलती है जी, पर एक नदी है कोसी जिसे बिहार का शोक कहते हैं। यस। ये तमगा क्यों मिला इसे? क्योंकि कोसी एक बहुत ही अस्थिर नदी है, अनप्रिडिक्टेबल। ये अपने साथ हिमालय से भारी मात्रा में सिल्ट या गाद लेकर आती है। अच्छा। जब ये मैदानों में पहुंचती है तो इसकी गति कम हो जाती है और ये उस गाद को अपने ही रास्ते में जमा कर देती है। इससे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और पानी को बहने के लिए नया रास्ता खोजना पड़ता है। बिल्कुल। नतीजा, हर साल विनाशकारी बाढ़। ये नदी पिछले 200 सालों में 150 किलोमीटर से ज्यादा पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। बाप रे। ये शोक इसलिए है क्योंकि ये लोगों को बसने का मौका ही नहीं देती। और एक चंबल नदी है जो अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है, रवीन्स। हाँ। और एक नदी मुझे बड़ी अनोखी लगी, सोन नदी। ये दक्षिण के पठार से अमरकंटक से निकलकर उल्टी दिशा में, मतलब उत्तर की ओर बहती हुई सीधे पटना के पास गंगा में मिलती है। ये एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है। ज्यादातर बड़ी सहायक नदियां या तो हिमालय से आती हैं या गंगा के लगभग समानांतर बहती हैं। लेकिन सोन प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा से लगभग समकोण पर मिलती है, राइट एंगल पर। ये दिखाता है कि भारत का धरातल कितना विविध है। और नाम बदलने का सिलसिला तो कमाल का है। जैसी ही गंगा बांग्लादेश में जाती है उसका नाम पद्मा हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र तो इस मामले में चैंपियन है। एक ही नदी के कितने नाम और कितने रूप हैं। तिब्बत में सांगपो, जिसका मतलब है शोधक या द प्योरीफायर। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश के तीखे मोड़ से भारत में घुसती है तो इसका नाम दियांग हो जाता है। और असम की घाटी में, असम की चौड़ी घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और बांग्लादेश में जाते ही ये जमुना बन जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी इसी नदी पर है। हाँ, असम में। तो ये तो हुई हिमालय की युवा, ऊर्जावान और विद्रोही नदियों की कहानी। लेकिन अगर हम दक्षिण की ओर चलें तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। तहाँ में मिलती हैं प्रायद्वीप की प्राचीन, प्रौढ़ और शांत नदियां। इनके लिए शब्द है अनुवर्ती, कंसिक्वेंट। अनुवर्ती का मतलब है अनुसरण करने वाली। ये नदियां हिमालय की नदियों की तरह जिद्दी नहीं है। ये अनुशासन का पालन करती हैं। हाँ, ये धरातल के सामान्य ढाल का अनुशासन से पालन करती हैं। ये बहुत पुरानी है, अपनी प्रौढ़ावस्था में है, इसलिए इनकी घाटियां गहरी और वी आकार की नहीं बल्कि चौड़ी और उथली होती हैं। जैसे कोई बुजुर्ग जो आराम से अपने रास्ते पर चलता है। बिल्कुल। ये कठोर चट्टानों पर बहती हैं, इसलिए हिमालयी नदियों की तरह सांप जैसे विसर्प या म्यांडर्स भी नहीं बनाती। इनका रास्ता सीधा और तय है। इनमें भी 2 टीमें हैं। एक जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। हाँ,
और ये दोनों ग्रहंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती हैं। और यहाँ वो क्लासिक सवाल आता है जो हर भूगोल की परीक्षा में पूछा जाता है, ये नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती? ये सवाल प्रायद्वीपीय नदियों की पूरे चरित्र को समझा देता है। देखिए, डेल्टा तब बनता है जब नदी अपने साथ लाया हुआ मलबा या सिल्ट समुद्र के मुहाने पर आराम से जमा करती है, जैसे धीमी ढलान पर सामान उतारना। सही। लेकिन नर्मदा और ताप्ती कठोर चट्टानों से गुजरती हैं तो ज्यादा मलबा काट ही नहीं पाती। और दूसरा, पश्चिमी घाट का किनारा एक खड़ी ढलान जैसा है, तो ये समुद्र में गिरने से ठीक पहले बहुत तेजी से बहती है। बिल्कुल, जैसे किसी वाटर स्लाइड से नीचे आ रही हों। इस तेजी में उन्हें मलबा जमा करने का मौका ही नहीं मिलता। तो फिर ये मुहाने पर बनाती क्या हैं? ये एस्चुअरी या ज्वारंत मुख बनाती हैं। ये एक खुली हुई खाड़ी जैसी होती है जहां नदी का मीठा पानी बिना किसी रुकावट के सीधे समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है। और नर्मदा पर ही जबलपुर के पास प्रसिद्ध धुआंधार जल प्रपात है, भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों पर। हाँ, जो इसकी ताकत का एक और सबूत है। अब बात करते हैं पूर्व की ओर बहने वाली टीम की। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। इनमें गोदावरी सबसे लंबी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ एक और कंफ्यूजन है जिसे साफ करना जरूरी है। ये भी एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। अच्छा। गोदावरी को उसकी विशाल लंबाई और बड़े अपवाह क्षेत्र के कारण दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है। लेकिन कावेरी नदी को उसकी पवित्रता और सांस्कृतिक महत्व बिल्कुल गंगा की तरह होने के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ओ, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा दोनों में बहुत महीन सा फर्क है। बहुत महीन। ये बहुत काम की जानकारी है। गोदावरी नासिक के पास से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से, और महानदी पर तो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बना हुआ है। हाँ। और ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। बिल्कुल। ये नदियां अपने साथ दक्कन के पठार की उपजाऊ काली और लाल मिट्टी बहा कर लाती हैं और मुहाने पर जमा कर देती है, जिससे चावल की खेती के लिए बेहतरीन जमीन बनती है। तो कुल मिलाकर अगर हम दोनों तरह की नदियों की तुलना करें तो तस्वीर साफ है। हिमालयी नदियां ग्लेशियर से निकलने के कारण 12मासी हैं, साल भर पानी रहता है, युवा और शक्तिशाली हैं। और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां बारिश पर निर्भर है, इसलिए मौसमी है। गर्मियों में इनका पानी बहुत कम हो जाता है। ये प्राचीन और प्रौढ़ हैं। और ये अंतर जमीन पर लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। कैसे? उत्तर भारत में चूंकि नदियां 12मासी हैं, तो सिंचाई के लिए नहरों का एक पूरा जाल बिछाना संभव हुआ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दक्षिण के पठारी और उबड़ खाबड़ इलाके में नहरें बनाना मुश्किल है और नदियां भी मौसमी हैं, तो वहां लोगों ने हजारों सालों से वर्षा के जल को जमा करने के लिए तालाबों का इस्तेमाल किया है। आज भी दक्षिण भारत में सिंचाई के लिए तालाब एक महत्वपूर्ण साधन है। और आर्थिक महत्व की बात करें तो हिमालयी नदियां अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी या सिल्ट लाती हैं, उसी ने तो उत्तर भारत के विशाल मैदानों को बनाया है। दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक, जिसे सही मायनों में भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। हमारी पूरी खाद्य सुरक्षा इसी सिल्ट की देन है। सिर्फ कृषि ही नहीं, परिवहन भी। स्रोत बताते हैं कि भारत में करीब 10,600 किलोमीटर लंबे जलमार्ग नौगम्य हैं। नेविगेबल यानी जिन पर जहाज चल सकते हैं। हाँ, ये व्यापार और परिवहन का एक सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली इसमें सबसे आगे है। तो आज हमने भारत के नदी तंत्र को सिर्फ एमसीक्यू के नजरिए से नहीं, बल्कि दो अलग अलग किरदारों की एक पूरी कहानी की तरह समझा। एक तरफ हिमालय की युवा विद्रोही नदियों का जोश है, जो पहाड़ बना भी सकती हैं और काट भी सकती हैं। और दूसरी तरफ प्रायद्वीप की प्राचीन ज्ञानी नदियों का शांत प्रवाह है, जो चुपचाप जीवन देती हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और यहाँ तक कि हमारा स्वभाव भी इन दो अलग अलग नदी प्रणालियों पर कितना गहरा निर्भर है। एक तरफ वो नदियां हैं जो हर साल बाढ़ लाकर विनाश और फिर नई मिट्टी लाकर सृजन दोनों करती हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो एक तय रास्ते पर चलकर स्थिरता देती हैं। भारत का चरित्र शायद इन्हीं दो ध्रुवों के बीच कहीं बसता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।